ओके, इस सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो चुका है ऑलरेडी, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो उसमें टाइम वेस्ट किए बिना जो है हम डायरेक्टली जो है अपने टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। ये पूरा एक चैप्टर है हमारे पास में। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो है पेपर में रिक्वायरमेंट आती है इसकी। सो इसको हम स्टार्ट करने से पहले जो हम थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग और इससे पहले जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, कॉस्ट की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स होती हैं, ये सारी चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी, तभी हमें जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, यानी कि आपने किसी भी चीज या प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर असरटेन करना है, अगर कॉस्ट मालूम करनी है आपको, तो कॉस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है आपको कि ये प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है इसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी है। तो वो कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक है या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कंप्यूट करते हैं। देन हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग, द एक्युमुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज टू एड मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली ये एक नॉलेज है जिसमें हम कॉस्ट को एक्युमुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो मुख्तलिफ कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में हम लगाते हैं उन तमाम कॉस्ट को हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और देन हम एनालिसिस करते हैं कि इधर जितनी कॉस्ट जो है जो हमने एस्टिमेट की थी या जो हमने बजट बनाया था, ठीक है, हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो उसके रीजंस क्या हैं, और अगर जो हमने एस्टिमेट किया था और अभी एक्चुअल कॉस्ट कम आई है तो उसके रीजंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम उसमें एनालाइज करते हैं, और ये सब इंटरनल यूज के लिए होता है। और हम ये क्यों करते हैं, टू एज मैनेजमेंट इन प्लानिंग, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हम जो है वो मैनेजमेंट को देते हैं थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक कंप्यूटराइज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, प्रोसेस होती हैं, और फिर मैनेजमेंट इनको यूज करते हुए जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग करती है, या फिर अगर कोई चीज गलत होती है तो उसका कंट्रोल बनाती है, उस चीज को कंट्रोल करती है ताकि कॉस्ट जो है वो कंट्रोल्ड रहे, और फ्यूचर के लिए ये डिसीजन मेकिंग करते हैं इन इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड होती है। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या है कि मटेरियल की कॉस्ट हो गई, लेबर की कॉस्ट हो गई, या जो हमारी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है उससे रिलेटेड जो हमारी कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और फिर उनको फ्यूचर के लिए प्लान भी करना होता है। हमें जो एरर या मिस्टेक्स आती हैं उसको कंट्रोल भी करना होता है, और डिसीजन मेकिंग करनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ी थी, इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न प्राइमरीली विद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर एक्सटर्नल यूज। तो एक तो बहुत बड़ा फर्क यह है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूज के लिए है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए है। ठीक है, दूसरा मेजर फर्क यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हम अपनी जो गुड्स है, जो हमारी प्रोडक्ट है उसको, या सर्विस, समटाइम्स सर्विस भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है वो कॉस्ट लगानी पड़ती है, उसकी भी कॉस्टिंग करनी पड़ती है। तो अपनी गुड्स या सर्विस की जो कॉस्टिंग हम करते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज से फंड्स रेज करने होते हैं और फिर उन फंड्स को यूटिलाइज करना होता है। सो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था कि किस तरह हम शेयर इशू करके जो है वो फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर इशू करके फंड इकट्ठे कर सकते हैं, या फिर हम बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो इन इसके थ्रू हम फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, और फिर वो फंड को हम यूटिलाइज करते थे मुख्तलिफ एसेट्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, और फाइनली जो फिर प्रॉफिट्स आते थे वो फिर हम कुछ रिटेन करते थे और कुछ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये जो पूरी साइंस फंड से रिलेटेड है, फंड्स को मैनेज करना, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना,
फंड को ऑब्टेन करना, ये सारी साइंस हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्टिंग कैसे होगी, कॉस्ट निकालेंगे कैसे, ये सब हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। तो ये मेजर मेजर इसका जो है फर्क है कि ये इंटरनल ओबियसली बात है, कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो रेट्स होते हैं वो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है, और वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हम जो है आउट किसी सोर्स को हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो है ये आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, ये इंटरनल यूज के लिए होती है, एक्सटर्नल किसी बंदे को ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग वाली नहीं दी जाती। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल होती है। आप एनुअल फाइनेंशियल्स बनाते हो, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनाते हो, और ये फाइनेंशियल्स जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको ये पोस्ट करने होते हैं। तो ये हो गया इसका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन। कॉस्ट क्या सिंपल, आपने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो हम खोते हैं किसी चीज को पाने के लिए वो उसकी कॉस्ट होती है, सही है। सो अगर आपको एक प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री होगी, उस फैक्ट्री का खर्चा भी आपको बेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगी। तो आपने एक प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, एक फिनिश गुड्स हासिल करने के लिए जो है ना वो कितना मटेरियल, कितनी लेबर और कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा किया, ये उसकी कॉस्ट होती है, सही है। सो वो सेक्रीफाई जो आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑब्टेन करने के लिए आप कर रहे होते हो वो जो है कॉस्ट कहलाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में अगर हम बात करें, देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्लासिफाइंग कॉस्ट। यानी कि क्लास जब आप क्लासिफाई करते हो कॉस्ट के तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अलग अलग मेथड्स के थ्रू की जा सकती है। ईच क्लासिफिकेशन सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस। हर तरह की जो क्लासिफिकेशन है उसका अलग मकसदियत होती है, अलग मकसद होता है, ठीक है। यानी कि एक खास तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई करना बेसिकली एक अलग उसका मकसद होता है, और दूसरी तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई करना उसका एक अलग मकसद होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस आर गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम कहते हैं भाई दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है कमर्शियल एक्सपेंस। यानी कि चीज को बनाना, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना ये एक चीज हो गई, और उसको मार्केट करना, एडमिन करके उसको मार्केट करना, बेचना उसको, ये दूसरी कॉस्ट हो गई। तो नॉर्मली दो तरह की कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और दूसरी कॉस्ट जो है वो कमर्शियल एक्सपेंसेस हो गए। और कमर्शियल एक्सपेंसेस में मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस। सो उस प्रोडक्ट को जो मार्केट करते हो, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एक्सपेंसेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो जो जनरल एक्सपेंसेस हैं या जो आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, वो ऑफिस के जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सो ये मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कमर्शियल एक्सपेंसेस में आते हैं। कमर्शियल एक्सपेंसेस को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते रहे हैं पास्ट में, ठीक है। बट अब हम चूंकि ऊपर लेवल पे आगे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे अब हम आते चले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप मैनेजर लेवल पे आते चले जाएंगे चीजें समराइज होती चली जाएंगी, ठीक है। जो आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो समराइज होती चली जाएंगी। तो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इतने सारे एक्सपेंस होते थे, अब हमने उसको समराइज करके दो तरह के एक्सपेंस बना दिया, मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सही है। और इसको हमने अंडर द हेड ऑफ कमर्शियल एक्सपेंस दे दिया। और हमने कहा भाई नेचुरल क्लासिफिकेशन कॉस्ट के दो तरह के खर्चे होते हैं भाई, एक प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस को बनाने का खर्चा, और दूसरा उसको मार्केट में बेचने और ऑफिस का जो हमारा खर्चा होता है वो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा और उसको मार्केट करने का खर्चा, ये कमर्शियल एक्सपेंस है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो इसका मकसद अलग है। ये वाली क्लासिफिकेशन हम करते हैं ताकि हम इनको प्रेजेंट कर सकें इनकम स्टेटमेंट में, बिल्कुल इसी तरह कि हम सबसे पहले सेल्स लें, सेल्स में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस करें, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आए, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये दो कमर्शियल एक्सपेंस लेस करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का मकसद ताकि इनकम स्टेटमेंट में हम इसको प्रेजेंट कर सकें कि किस तरह से करना है। अब एक दूसरी है कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से कॉस्ट दो तरह की होती है भाई, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा है एक्सपेंडिचर
जो कि आप एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा होती है। फिक्स एसेट के तौर पर आप उसको रिकॉर्ड करते हो, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई आप उसको कैपिटलाइज करते हो, उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हो, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो डेप्रिशिएट करते हो। सो हर वो एक्सपेंस जो आपके पास किसी एसेट को बढ़ा दे या पहले से मौजूद किसी एसेट की लाइफ या एफिशिएंसी को बढ़ा दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, जैसे फॉर सपोज ये एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे पास एक मशीनरी थी, ठीक है, और हमने उस मशीनरी के ऊपर एक मेजर ओवरहॉलिंग परफॉर्म करवा दी, हमने उसके ऊपर एक मेजर ओवरहॉलिंग का खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से वो जो मशीनरी थी उसकी लाइफ एक्सटेंड हो गई, उसकी लाइफ में इजाफा हो गया और उसकी एफिशिएंसी भी एक्सटेंड हो गई। यानी कि पहले वो मशीन अगर दिन के 200 यूनिट प्रोड्यूस करती थी तो अब 300 करना शुरू हो गई। तो ये होता है एफिशिएंसी बढ़ जाना, ठीक है। और लाइफ का बढ़ जाना मतलब पहले वो मशीन 2 साल तक करामत थी तो अब वो 3 साल तक करामत होगी, उसकी लाइफ एक्सटेंड होगी। सही है। सो ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपकी पीरियड कॉस्ट कहलाते हैं। सही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनका डेप्रिसिएशन जब होता है तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो है वो आपके जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हो सकते हैं, बट ये पीरियोडिक होते हैं, यानी कि विद इन अ ईयर, इनकी लाइफ साल के अंदर ही होती है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो विद इन अ ईयर खत्म हो जाते हैं, जिनका असर 1 ही साल तक होता है, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जिनका बेनिफिट उठा रहे होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डायरेक्टली जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। वो मार्केटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हो सकता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक अगर हमने अपने जो प्रोडक्ट थी हमारी, फॉर सपोज हम एक सोप बनाते थे, तो हमारी वो जो सोप की प्रोडक्ट थी उसका हम पैकेजिंग चेंज कर दी हमने। ठीक है। तो अब वो पैकेजिंग चेंज करने से हमारी उस मशीन की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ भाई, ना तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हुई है, ना ही उसकी एफिशिएंसी एक्सटेंड हुई है, ठीक है, ना ही हमारे पास कोई मशीनरी एक्सटेंड हुई है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को खूबसूरत बना दिया, चेंज कर दिया है, तो उसका असर आपके रेवेन्यू के ऊपर पड़ेगा, आपके जो है वो किसी एसेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। सो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट आप अपनी किसी मशीनरी को खरीदते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आप अपनी किसी मशीनरी को जब खरीदते हो, खरीदने से लेके पॉइंट ऑफ परचेज से लेके अपनी फैक्ट्री तक लाने तक जितने एक्सपेंसेस करते हो उसके ऊपर, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आपकी फैक्ट्री में वो मशीनरी आ जाती है तो आप उसको इंस्टॉल करने में, उसको रनिंग कंडीशन में लाने में जो एक्सपेंस करते हो, वो भी उसके जो है वो कॉस्ट में ऐड होता है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट वंस आपकी मशीनरी रेडी हो गई, आपने उसको चलाना शुरू कर दिया, अब उसका अगर कोई मेंटेनेंस का खर्चा आता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मेंटेनेंस आपके एसेट की लाइफ को एक्सटेंड नहीं करता है। सही है। मेंटेनेंस हो गया, फ्यूल वगैरह जो आप उसमें डालोगे, कोई लुब्रिकेंट वगैरह डालोगे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा आपने किया जिससे आपके एसेट की वैल्यूएशन में इंक्रीज आता है, तो वो आप कैपिटलाइज करते हो, वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हो। अच्छा जी, अब हमारी जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉस्ट आ गई, जो कि हमें जो है वो बहुत हेल्प करेंगी इस पूरे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखिएगा, ये जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये अगर आपको नहीं आई तो समझो कि आपको आधी अकाउंटिंग नहीं आई है। सही है। ये मतलब इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अगर क्लासिफिकेशन आपको सही से क्लियर नहीं होगी तो समझो कि आपको हाफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको नहीं आती, आप भूल जाओ कि वो आपको आएगी। अच्छा जी, अब हम पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये क्या कह रहा है जी। कॉस्ट in their tendency
वेरी विद वॉल्यूम और एक्टिविटी। ये हम कॉस्ट बिहेवियर भी कहते हैं इसको, ठीक है, कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि आपका जो वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते हो, वॉल्यूम से मुराद वो आपका जो है ना टेप रिकॉर्ड का वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम से मुराद यहाँ पर बेसिकली आपका नंबर ऑफ जो है वो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, एक्टिविटी है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो वो कॉस्ट जो है वो बिहेव करेगी एक एक सर्टेन वे में, सही है। तो वो अब हमने देखना है कि कौन सी कॉस्ट जो है वो बिहेव कैसे करती है। सो कॉस्ट इन देयर टेंडेंसी वेरी विद वॉल्यूम और एक्टिविटी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास है फिक्स ओवरहेड। It refers to those expenses which do not vary with increase or decrease in production level. Total amount of fixed overhead remains constant with all level of production. Fixed cost per unit changes with increase or decrease of production level. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, बोला है भाई टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो होती है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूँ कि फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कि किसी भी एक्टिविटी लेवल पे एज अ टोटल चेंज नहीं होती। अब टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं, सही है। और एक हमारी होती है यूनिट कॉस्ट, और एक हमारा होता है एक्टिविटी लेवल। अब हम इसको ना किसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमको ये समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात, एक एग्जांपल हम लेते हैं किसकी, फर्स्ट सपोज हम एक पिकनिक पे जा रहे हैं और हमने एक वैन बुक कराई है, ठीक है। सो वैन की जो बुकिंग है उसकी एक फिक्स कॉस्ट थी 36,000। उसने कहा भाई मैं आपको गडानी ले भी जाऊंगा और वहां से वापस भी सही सलामत लेकर आऊंगा, लेकिन मैं आपसे 36,000 लूंगा, ठीक है जी। अब हमने ये बुकिंग करा दी, डन हो गया। सो अब अगर हमारे पास उसमें 36 सीट्स थी टोटल, अगर हमारे पास 36 मेंबर्स पूरे हैं पिकनिक पे जाने के लिए, तो हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? सर रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमने 36,000 की कॉस्ट पिकनिक पे जाने के लिए वैन वाले को दी है और 36 लोग उस पिकनिक पे गए हैं, तो पर हेड जो है वो 36 से डिवाइड कर देंगे 30 सर 1000 1000 आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है भाई। 1000 वेरी गुड, सिंपल सी बात है भाई, 36,000 भरे हैं, 36 लोग हैं, डिवाइड कर देंगे 1000 आ जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ तक तो सिंपल है, सबको समझ में बात आ गई। अच्छा अब अगर मैं इसी को चेंज करूं, यानी कि मैं एक्टिविटी लेवल को चेंज कर रहा हूं, तो आप गौर से देखना कि अगर मैं वैन की बुकिंग तो वही 36,000 में होगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब अगर इसमें मैं सिर्फ, और यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल, ये हमने किया ना। तो हम यहाँ पर मैं करके भी दिखाता हूँ, 36 लिख रहा हूँ तो 1000 आ रही। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूं तो चलो 1 करके लिखते हैं, 1 लिखा तो पर हेड 36,000। वेरी गुड, यानी कि वो जो एक बंदा जाएगा उसी को 36,000 भरने पड़ेंगे, सही है। और 5 लिखा तो 5 लोग गए तो एक एक पर हेड कितना आ गया, 7,000 है 7200 200। अच्छा अब इसको उल्टा रिवर्स में भी देखते हैं, 36 पूरे तो भाई 1000 है, 35 किए तो 1029, 34 किए तो 1059, सही है। 33 किए तो 1091, 32 किए तो 11। तो इससे हमने क्या रीड किया कि जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज चेंज होगा होगा, यूनिट कॉस्ट हमारी डिक्रीज चेंज हो रहा है, होगी। डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है लड़की, इंक्रीज नहीं हो रहा लड़की, ये जो है ये मैं डिक्रीज कर रहा हूं, यस सर सही है। 36 36 से लेके डिक्रीज मैं हो रहा है ठीक 35 34 33 32 डिक्रीज कर रहा हूं ना। जैसे जैसे मैंने इसको डिक्रीज किया वैसे वैसे क्या हुआ, यूनिट कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी ना तो हमारी यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी, यानी कि हमारा पर हेड जो इनवर्सली है रिलेशन वो क्या हो रहा है,
पर वो हेड इंक्रीज हो बढ़ रहे रहा हैं। है। वेरी गुड। तो ये क्या है, इसका इनवर्स रिलेशन है। क्या है? यस, इनवर्स इनवर्स रिलेशन। रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और इसका उलट क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 37 करता हूँ, 38 करता हूँ, 39 करता हूँ इसको, यूनिट कॉस्ट कम हो तो जाएगी। यूनिट कॉस्ट वेरी डिक्रीज गुड। हो जाएगी। तो हम एक तो हमने ये रीड किया कि एक्टिविटी लेवल को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो भाई यूनिट कॉस्ट क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। और अगर एक्टिविटी लेवल को डिक्रीज करेंगे तो यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगी। ये हमने रीड कर लिया इंक्रीज। सबने। यस सर। वेरी गुड। एक तो ये बात हुई। अच्छा, किसी भी एक्टिविटी लेवल पे क्या टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ? नो, फिक्स है। नो सर। तो मैं लिख सकता हूं टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम at every level of activity। यस सर। लिख सकता हूं, यानी कि कोई भी लेवल हो भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है। ये तो मतलब सिंपल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने Yes, ये sir. सीखा, पहला बिहेवियर ये सीखा कि एज अ टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। भले भाई आप एक बंदा लेकर जाओ तब भी 36,000 देने, और आप 36 बंदे लेके जाओ तब भी 36,000 रुपए देने, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वो 36,000 फिक्स है, ये आपको देना ही देना है। हाँ, जो चेंज हो रहा है वो यूनिट कॉस्ट हो रही है, और वो हो रही है इनवर्स रिलेशन में, ठीक है। सो उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या रीड किया आप लोगों ने? क्या एक्टिविटी लेवल इज इनवर्सली रिलेटेड टू यूनिट कॉस्ट? यूनिट कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्टिविटी लेवल। यस सर। ठीक है, इफ एक्टिविटी इंक्रीजेस यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। unit cost decreases and vice versa, ठीक है। यस सर। ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, और इसी को आपने याद रखना है। याद रखना, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, लेकिन इसके वजह इस पे आप 10 दफा गलती करोगे, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये तब तक हजम नहीं होती है जब तक आपको प्रैक्टिकली बहुत दफा ये चीज करवा नहीं दी जाती है, सही है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, और उसका मंथली रेंट 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसमें हम 3.5 लाख रुपए में सिर्फ एक बच्चा पढ़ाए तो मंथली रेंट कितना हुआ? वही हो 3.5 लाख। 3.5 लाख ही देना पड़ेगा। और उसमें अगर मैं 500 बच्चे पढ़ाऊं तो भी 3.5 लाख, टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, सही है। टोटल कॉस्ट को हमने चेक करना है, तो हमने कहा भाई भले एक बच्चा पढ़ाओ, भले 500 बच्चे पढ़ाओ, आपको 3.5 लाख ही देना है। तो टोटल कॉस्ट रिमेन अनचेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी लेवल हो, आपकी टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, बट दूसरी तरफ हम यूनिट कॉस्ट की बात करें तो हम ये देखेंगे कि भाई जितनी एक्टिविटी लेवल कम होती जाएगी यूनिट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और एक्टिविटी लेवल जितना ज्यादा होता चले जाएगा यूनिट कॉस्ट कम होती चले जाएगी। ये जो है इसके बीच में, यानी कि एक्टिविटी लेवल और यूनिट कॉस्ट जो है ये इनवर्सली रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास था फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सो ऐसा बिहेवियर जिस कॉस्ट का होगा वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। याद रखना, आप लोगों को बेसिकली ये बिहेवियर रीड करके ये जज करना होगा कि इधर ये कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल है, या फिर सेमी वेरिएबल है, ये आपको जज करना होगा, सही है। सो दैट्स वाई इसको अच्छे से समझना। सेकंड हमारे पास जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट। It refers to those expenses which vary with increase or decrease in production level. Total amount of variable overhead changes with all level of production. Okay, variable cost per unit
फिक्स विद इंक्रीज और डिक्रीज और प्रोडक्शन लेवल। सही है, ओके हो गया भाई, ये इसने बोल दिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है भाई एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये बोल रहा है भाई इसका बिहेवियर कुछ अलग होता है। अब इसका बिहेवियर हम उसी पिकनिक की एग्जांपल ले लेते हैं और वो हम ले लेते हैं फूड की, खाना। ठीक है जी। हमने बोला कि भाई एक बंदे का जो खाना है ना वो हमें पड़ेगा भाई 300 रुपए में। ठीक है भाई। अब अगर हम 36 लोग के लेकर जा रहे हैं तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाई 300, यही होगा। Yes, sir. 10,800 रुपए। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, लोग बढ़ा देते हैं, तो भाई क्या ये चेंज हो जाएगा? 300 की जगह 200 हो जाएगा क्या? तब भी 300 No, ही रहेगा, sir. पर यूनिट चेंज नहीं रहेगा, पर यूनिट सेम रहेगा। जो यूनिट कॉस्ट है वो रिमेन अनचेंज। अब ये उलट है, इसमें टोटल कॉस्ट थी जो अनचेंज थी, जो चेंज नहीं हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लेवल। इसमें यूनिट कॉस्ट जो है ना वो चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लेवल। अब हमने इसको 40 कर दिया तो देखो टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, 12,000 हो गई। अब जैसे जैसे आप एक्टिविटी बढ़ाते चले जाओगे आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। अब ये 12 से 12,500 हो गया, 13,500 हो गया। ठीक है। सो देखो यूनिट कॉस्ट तो सेम है, वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट कॉस्ट रिमेन अनचेंज at every level फिर बताइएगा। प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि भाई कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, 36 हो, 40 हो, 45 हो, 500 हो, 10,000 हो, जो भी लेवल हो, यूनिट कॉस्ट तो 300 ही रहेगी भाई, ये चेंज नहीं होगी। एक बंदे के खाने का खर्चा 300 ही आएगा पर हेड। ठीक है जी। ये तो हो गया अनचेंज। unit cost remain unchanged at every level of production, but total cost will vary with the level of production डायरेक्टली का मतलब समझते हो? दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है और दूसरा क्या होता है? Inverse. इनवर्स रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल कम होगा वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है। अब दोनों में फर्क है, इसमें टोटल कॉस्ट अनचेंज है, इसमें यूनिट कॉस्ट अनचेंज है। इसमें यूनिट कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल में इनवर्स रिलेशन है, इसमें टोटल कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल में डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपको बेसिकली ये डेफिनेशन या कुछ नहीं बताएगा, वो आपको एक सर्टेन कॉस्ट देगा और वो आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो अभी पहले मैं तीसरा वाला भी पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी वो दूंगा, फर्दर एग्जाम्पल दूंगा। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है सेमी वेरिएबल। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 in 1 कह लो। उसमें सर्टेन पार्ट होता है फिक्स होता है और सर्टेन पार्ट होता है वेरिएबल। कुछ हिस्सा उस कॉस्ट का फिक्स होता है और कुछ हिस्सा होता है वेरिएबल। फॉर सपोज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें किसी फैक्ट्री की, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करें तो हमें पता चलेगा कि भाई एक तो इस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है मशीन और दूसरा इस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है लाइट्स, फैंस वगैरह ये सब। ठीक है ना, इसको हीट एंड पावर बोलते हैं फैक्ट्री की जबान में, दोनों को मिला के हीट एंड लाइट। सॉरी, हीट एंड लाइट। Light. ठीक है, हीट का मतलब यह है कि भाई आपका
सर्दियों में एसी भी चल सकता है, गर्मियों में हीटर भी चल सकता है। इन बोथ केसेस ये आपका जो है वो हीट ही कहलाता है। मतलब हीट को आपने कंट्रोल करना है थ्रू एयर कंडीशनिंग या फिर वो आपका जो हीटर होता है उसके थ्रू, ठीक है। और लाइट का मतलब सिंपल लाइट जो रोशनी है। अच्छा, एक तो आपकी मशीनरी और एक आपका हीट एंड लाइट। अब मुझे ये बताओ कि किसी मंथ में अगर हमने एक भी यूनिट नहीं बनाया तो क्या उसमें उस मंथ में मशीनें चली? नो सर। मशीन नहीं चली होगी ना, ठीक है। तो क्या नहीं। उस मंथ में ये लाइट पंखे वगैरह भी नहीं चले होंगे? ये तो चलेगा सर। ये तो चले होंगे क्योंकि फैक्ट्री खुली होगी, लेबर आई होगी और लेबर बैठी होगी, तो भाई लाइटें भी चली होंगी, भाई वो भी चला होगा। तो अब अगर इस महीने में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया है हमारा 5000 का, चलो 5 दिन नहीं, थोड़ा ज्यादा करते हैं, 20,000 का, तो इसका मतलब है वो 20,000 यहाँ पर हुआ, ठीक है। 20,000 हुआ है। अब इससे हमें समझ में ये आया कि भाई मशीनें चले या नहीं चले, कोई प्रोडक्शन हो या नहीं हो, सही है। जीरो प्रोडक्शन हो या 5,000 यूनिट बने, ये 20,000 का बिल तो आना ही आना है। तो क्या ये फिक्स है या वेरिएबल है? सवाल ये। फिक्स है। तो ये वाला पोर्शन इसका फिक्स हो गया, वेरी गुड। फिक्स है सर। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि भाई मशीन का एक यूनिट बनाओगे तो आपकी जो है वो 0.10 10 पैसे की बिजली खर्च होगी, ठीक है जी। और फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में आपने एक तो ये 20,000 तो एज इट इज आ गया, और आपने मशीन के जो है वो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, आपने तकरीबन 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो 5 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 0.1 से। 0.1 से, सही है। तो ये आपका बिल बन गया 50,000 का, 50,000 का। तो टोटल आपका जो बिल बन गया वो 70,000, ये दोनों मिला के, सही है। अब उससे अगले में अभी भी समझ में नहीं आया होगा, हम उससे भी अगले महीने में जाते हैं। अगेन 0.1 वही रेट है हमारा। अब इस मंथ में हमने 6 लाख बनाए यूनिट, तो 6 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.1। 0.1 से, ठीक है। और ये वही हमारा 20,000, तो टोटल हमारा हो गया। तो अब अगर हम देखें कि जब जीरो था, ठीक है, जीरो था तो 20,000। अभी हमारा जब ये 5 लाख की प्रोडक्शन थी तो हमारा 50,000 का बिल आया, और हमारा जो है वो जब 6 लाख की प्रोडक्शन थी तो हमारा 6,000 का। यानी कि टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट यूनिट कॉस्ट जो है वो 0.1 ही है। तो ये कौन सी कॉस्ट है? मशीन चलाने की जो बिजली खर्च हो रही है, ये कॉस्ट की नेचर क्या है? फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल। सर वेरिएबल है। ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल। बेसिकली ये जो 70,000 यहाँ पर हमारे पास आया है ना, 70,000, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट फिक्स का है और एक पार्ट ये वाला 20,000 वाला फिक्स है, और ये 50,000 वाला वेरिएबल का है, वेरिएबल है। सही है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है इसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल, जिसमें दो तरह की कॉस्ट हो, फिक्स और वेरिएबल दोनों मिलाकर। तो इस तरह की जो कॉस्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो हमारी जो है वो सेमी वेरिएबल कहलाएगी। तो ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ कॉस्ट होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी लेबर है, लेबर की जो कॉस्ट है बताओ, वो फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? सर अगर मंथली सैलरी पे रखी हुई है तो फिक्स कॉस्ट है, और अगर डेली वेजेस पे रखी हुई है तो वेरिएबल है। हम यूनिट वाइज देते हैं, लेबर को हम एक यूनिट बनाने के पैसे देते हैं। तो वो जितने ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतनी ज्यादा उनकी कॉस्ट होगी, पर यूनिट सेम होगा। हम उनसे तय कर लेंगे भाई कि आप भैया 1 यूनिट बनाओगे तो हम आपको 2 रुपए देंगे। अब अगर इसने 10 यूनिट बनाया तो 10 × 2 20, सिंपल, सही है। अब अगर इसने 2 रुपए की, अगर इसने 20 यूनिट बनाया है तो 20 × 2 = 40, सही है। तो ये टोटल कॉस्ट चेंज होगी बट यूनिट कॉस्ट रिमेन सेम। ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर होता है। तो लेबर हमारी क्या है? ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं डायरेक्ट मटेरियल, और ये भी यूनिट वाइज, और मैं आपको बोलूं कि 1 यूनिट में मटेरियल 3 रुपए का रखता है। मटेरियल जो हमारा है, तो ये क्या फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है? वेरिएबल हो जाएगा सर। वेरिएबल हो जाएगा। अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 100 × 3
इज इक्वल टू 300। अगर वही 3 रुपए लग रहे हैं और हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 500 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500। तो जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे हमारी ये टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, पर यूनिट रिमेन सेम, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होता है। अच्छा, अब अगर हमारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, ये बताओ फिक्स होगा। मशीनरी हमारी जो है वो है 1 लाख रुपए की, और मैं आपसे ये कहता हूं कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू 20% जो है इसका हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे बताओ ये क्या है, फिक्स है? ये फिक्स हो ये गया सर फिक्स हो क्योंकि गया। सिंपल है, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये 20,000 आपका फिक्स, हर साल 20,000 रुपए का सीधा सीधा आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। सही है। तो इस तरह की बेसिकली आपके पास जो है वो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आती है। आपको ये चीजें भी अच्छे से आएंगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आएगी। तो ये तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ इसके ऊपर, एलिमेंट, कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं। देखो प्रोडक्ट जब आप बनाते हो ना, सपोज ये हमारी कोई प्रोडक्ट है, जब आप बनाते हो तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए ये हमने देखना। अब इसके लिए ना आजकल तो माशाल्लाह ये जो हमारी फीमेल्स हैं, ये अफ्तारी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रही होंगी घर में। ठीक है, तो हम इसमें से किसी से पूछते हैं, वो पूछते भी उसी से जिस पे मुझे लगेगा डाउट होगा कि ये घर में कोई काम नहीं करती, उसी से पूछते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, कौन कौन है, अच्छा मुश्क, सैयदा जी मुश्क, सर। जी मुश्क सर। मुझे ये बताओ हम्म। कि अगर आज हम तुमको बोले कि अफ्तारी में आप जो है वो क्या बनाओ, चलो दही बल्ले बनाओ, तो दही बल्ले बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सर दही, चीनी और वो जो बोलते हैं वो तो जो मीठे वाले हो गए, नहीं नमकीन वाले बनाने, मीठे वाले नहीं। आई डोंट लाइक। योगर्ट हो गया, हाँ और ओके। जो उसका वो जो बैटर वगैरह होता है और बनाने के लिए, और जो जिसमें तले बस दैट्स इट। होगा, वो बस जो उसका मटेरियल आएगा जो उसका बनाने का होता है उसको तेल में तलेंगे, और जो उसका योगर्ट होगा जिसमें बाद में मिक्स करेंगे। इसका मतलब तुमने कभी दही बल्ले नहीं बनाए, है ना? है ना? मुझे पता चल हाँ, गया नहीं था, बना है। मुझे पता चल गया था। ठीक। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बहुत दफा बनाया है। सही है। अच्छा। तो देखो दही बल्ले बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको जो है वो आलू बॉयल करने पड़ते हैं और उनको छोटा छोटा कट करना पड़ता है। सही है। फिर उसके बाद आपके पास जो बड़े होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बड़े वाले, ठीक है, और एक उसमें छोटे 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 जो टुकड़े आपके बेसन के करके काटते हो। जो बेसन के छोटे टुकड़े हैं वो तो आप खुद भी तल सकते हो और वैसे बने बनाए भी मिलते हैं, बट इन दोनों को पानी में भिगोना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। सही है। तो वो 12 दो एलिमेंट वो हो गए, बड़े वाले और एक छोटे वाले। सही है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है योगर्ट चाहिए, उसके बाद आपको जो है वो उसका चाट मसाला चाहिए। सही है, नमक चाहिए। अब इन सारी चीजों को आप बनू के इंग्रेडिएंट बना के आपने ये पूरे जो ये एलिमेंट्स हैं दही बल्ले बनाने के। अब अगर इसमें से हम दही मिस कर दें, दही को हटा दें, योगर्ट ना लें, दही बल्ले बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ऐसे चाय बनाने के एलिमेंट है। चाय बनाने में आपको क्या चाहिए भाई? मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको जो है वो पत्ती चाहिए। सही है। अब पत्ती गायब कर दो तो नहीं बनेगी चाय। चाय नहीं बनेगी। वेरी गुड। सही है। सिमिलरली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी ना बेटा हमारे पास होते हैं एलिमेंट। सही है। जी अगर सर। अगर वो एलिमेंट हमारे पास नहीं होंगे पूरे तो भाई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। सही है। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेटा हमको चाहिए होता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या चाहिए होता है? डायरेक्ट मटेरियल। सही है बेटा। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है डायरेक्ट लेबर। अब ये डायरेक्ट वाला सीन क्या है ये भी बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ठीक है। और तीसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या जस्ट ओवरहेड भी बोलते हैं। ये फैक्ट्री का खर्चा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड ये चाहिए होता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं भाई। सही है। यानी कि इस फैक्ट्री ओवरहेड में कई चीजों का मुरक्कब है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है ये फैक्ट्री ओवरहेड। क्या क्या इसमें आ सकता है भाई? फैक्ट्री का रेंट आ सकता है, फैक्ट्री
का जो किसी भी चीज का डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री का, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हाटएवर है, वो इसमें आ सकता है। सही है। कोई भी फ्यूल या लुब्रिकेंट, जनरेटर वगैरह का, ये इसमें आ सकता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है वो इंश्योरेंस फैक्ट्री का किसी भी चीज का, ये आ सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, इनडायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पर रुक के समझना जरूरी है कि सर ऊपर आपने बताया था डायरेक्ट लेबर और इधर आपने बताया इनडायरेक्ट लेबर, तो ये दोनों में फर्क क्या है? तो भाई हम जो है इसको इस तरह से समझते हैं। अच्छा, मेरी ड्राइंग तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिलहाल हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये हम ये सोफा बना रहे हैं। सही है। अब जब हम ये सोफा बना रहे हैं भाई एक फैक्ट्री के अंदर, तो एक तो हमारी लेबर होगी जो कि डायरेक्टली इस सोफे को बनाने में इन्वॉल्व होगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, जिसने ये सोफा बनाया। अच्छा, इसके अलावा भी फैक्ट्री में लेबर होती है, जैसे वॉचमैन होगा कंपनी का, ठीक है, तो वो सोफा नहीं बनाता, वो इनडायरेक्ट लेबर है। कंपनी की जो डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसका जो सुपरवाइजर होता है वो सुपरवाइज करता है, वो भी ये सोफा नहीं बनाता, वो सुपरवाइजर की सैलरी भी इनडायरेक्ट लेबर। कंपनी का जो मैनेजर है वो भी ये सोफा नहीं बनाता भाई, तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर। कंपनी के अंदर जो भी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं मटेरियल की लोग स्टोर में, जो है रॉ मटेरियल स्टोर में, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट ये सोफा नहीं बनाते, वो भी इनडायरेक्ट लेबर। कंपनी के फिनिश गुड स्टोर में भी लोडिंग अनलोडिंग करने वाले हेल्पर्स होते हैं या लोग होते हैं। सो इन सोफा बनाने वालों से हट के बाकी जो भी सारी लेबर है वो कौन सी लेबर है, वो इनडायरेक्ट लेबर। तो इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, वो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट लेबर ने कितना काम किया ये तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं कि भाई हम लेबर को जो है वो आवरली बेसिस पे देते हैं या यूनिट बेसिस पे देते हैं, तो हमको पता है कि एक यूनिट बनाने में हमारी 5 रुपए की लेबर लगती है, तो भाई 2 यूनिट बनाने में 10 की लगेगी, 3 यूनिट बनाने में 15 की लगेगी। तो हम यूनिट वाइज कितनी लेबर लगी है डायरेक्ट लेबर में तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यूनिट वाइज हम ये नहीं बता सकते कि भाई जो फैक्ट्री का वॉचमैन है उसकी सैलरी एक यूनिट होगी तो कितनी बनती है, 2 यूनिट होगी तो कितनी बनती है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। या जो लोडिंग या अनलोडिंग का काम करते हैं उनकी भी हम यूनिट वाइज सैलरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनकी फिक्स एक सैलरी होती है। मैनेजर कंपनी का हो गया, सुपरवाइजर हो गया, उनको भी हम यूनिट वाइज नहीं सैलरी दे सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई वो सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। और जो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट से एसोसिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के एक्टिविटी लेवल से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट लेबर है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है और इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर आ जाता है। सही है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल वो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएट हो, आप कैलकुलेट कर सको कि 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगता है, 2 यूनिट बनाने में 10 और 10 20 का, 3 यूनिट बनाने में 10 10 10 30 का हो जाएगा। तो ये आप जो है वो कर लोगे इस तरह से। सो ये हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो कि आप यूनिट वाइज मेजर ना कर सको, तो इसको मैं आसान कर देता हूं कि इस सोफे के अंदर, ठीक है, एक तो आप मेजर कर सको कि वो मटेरियल कितना लगा हुआ है, तो मेजरेबल हो। दूसरा आइडेंटिफाई कर सको, आइडेंटिफाइएबल हो, आपको नजर आए, बता सको कि इसमें ये मटेरियल आया, और दूसरा मेजरेबल हो। इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो मटेरियल डायरेक्ट नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सोफे के अंदर कपड़ा लगा होता है, हमको पता है, तो वो कपड़ा हम मेजर कर सकते हैं। एक सोफे के अंदर वुड लगी होती है, वो वुड हम मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कपड़े को हमने आइडेंटिफाई किया, वुड को हमने आइडेंटिफाई किया, दोनों मेजरेबल है, ठीक है। बट उसी सोफे के अंदर ग्लू लगी होती है, वो नजर नहीं आती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो यूनिट वाइज के एक यूनिट के ऊपर ग्लू कितनी लगी है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा भी लग जाती है। तो आप यूनिट वाइज ना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना मेजर कर सकते हो, तो वो जो ग्लू है वो इनडायरेक्ट लेबर है। इसी के अंदर कीले लगी होती हैं, ठीक है, जो नेल्स हैं वो लगी होती हैं। अब किसी सोफे में ज्यादा लगती है, किसी में कम भी लगती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई उनको भी आप जो है ना अगर आइडेंटिफाई कर लोगे कि चलो ठीक है भाई इसमें कील लगी है, बट आप मेजर नहीं कर सकते हो कि किसमें कितनी लगी है, ठीक है। सो ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। सही है। सो डायरेक्ट मटेरियल वो जो मेजरेबल हो, आइडेंटिफाइबल हो,
और जो नजर ना आ सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सको, वो इनडायरेक्ट लेबर है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में ये बहुत सारी चीजें आती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। ये 3 मेजर एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। ये मिलते हैं तो प्रोडक्ट फिनिश गुड्स जो है वो आपकी बनती है, एफजी प्रोडक्ट आपकी, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट आपकी बनती है। अगर इन तीनों में से मटेरियल को मैं गायब कर दूं तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। मटेरियल ला के रख दूं, लेबर को गायब कर दूं तो भाई आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। बिल्कुल वैसे जैसे दूध के बगैर चाय नहीं बनता और दही के बगैर दही भल्ले नहीं बनते। डन है भाई? यस जी सर। सर। तो आज के लिए इतना ही।